23 जनवरी साल 2000 यह अलास्का एयर की फ्लाइट प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजर रही थी। लेकिन तभी अचानक से इस विमान का नोज का एंगल बदल जाता है, जिसके बाद यह विमान बहुत तेजी से नीचे समुद्र की ओर गिरने लगती है और अंत में पायलट के लाख कोशिश करने के बावजूद भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर समुद्र के अनंत गहराइयों में समा जाती है और इसमें सवार सभी लोग समुद्र में ही इसी विमान के साथ दफन हो जाते हैं। सो आखिर कैसे हुआ था क्रैश, जाने की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तेईस जनवरी साल 2000 यह मैकडोनाल्ड डगलस MD-83 की विमान अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 261 स्पेन के प्यूर्टो वाल्टरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्पेन टाइम के अनुसार दोपहर के तकरीबन 1:37 पर 83 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर के साथ सैन फ्रांसिस्को के सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। क्रू की बात करें तो 35 वर्षीय टेड थॉमसन, जो कि इस विमान के कैप्टन थे, इन्हें कुल 17,750 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इस MD-80 एयरक्राफ्ट भी लगभग 4,000 घंटे का अनुभव था। तो इससे ये पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे अनुभवी पायलट थे। इधर राइट सीट पर बैठे 57 वर्षीय विलियम बिल्टांस्की, जो कि इस विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे और इन्हें भी कुल 8,140 घंटे का अनुभव था और ये भी अनुभवी पायलट ही थे। फिर ये दोनों पायलट इससे पहले किसी तरह की घटना में शामिल नहीं थे और इनकी सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छी थी। प्लस इससे पहले ये दोनों मिलिट्री एयरफोर्स में काम कर चुके थे। उड़ान के तकरीबन 15 मिनट बाद हर चीज प्लान के मुताबिक सही चल रहा था और इस वक्त विमान पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रही थी और इस दिन मौसम में भी कोई खराबी नहीं थी। तकरीबन 29 फीट पर क्लाइंबिंग के वक्त कॉकपिट में पहला हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर मोशन जाम के पहला वार्निंग आती है। इसका मतलब ये था कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जाम हो चुका है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर विमान के पिछले हिस्से में होती है। इसे के मूव करने की हेल्प से विमान अपना नोज का एंगल बदलता है। इस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में एक एलिवेटर भी होती है जो कि इस योक से कंट्रोल होती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर इस योक में लगे पिकल स्विच या कैप्टन की साइड में लगी इस स्ट्रीम व्हील को रोटेट करने से कंट्रोल होती है। अब सिचुएशन ऐसा था कि कॉकपिट में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जाम की बार बार वार्निंग आ रही थी, जो कि एयरक्राफ्ट के नोज को कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ पुश की जा रही थी। एंड इस वक्त विमान ऑटो पायलट में थी एंड ऑटो पायलट ही सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। तो यहाँ फर्स्ट अफसर कैप्टन के साथ डिसाइड करते हैं कि अगर हम ऑटो पायलट को बंद कर दे तो शायद काम बन जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने ऑटो पायलट को बंद किया तो एक जोरदार झटके के साथ इस एयरक्राफ्ट का नोज और झुकने लगी। अब इसे काउंटर एक्ट करने के लिए फर्स्ट अफसर ने युग को थोड़ी सी ताकत के साथ पीछे की तरफ पुल किया ताकि एयरक्राफ्ट स्टेबल हो जाए और ऐसा हुआ भी। ये फ्लाइट स्टेबल तो नहीं हुई पर क्लाइंब जरूर करने लगी और इस वक्त विमान 29,000 फीट से 31,000 फीट पे जा रही थी। कुछ ही मिनट में यह विमान अपने मैक्सिमम क्रूजिंग एल्टीट्यूड 31,000 फीट पे पहुंच जाती है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, इसलिए कैप्टन सबसे पहले मैनुअल बुक में ठीक करने के लिए इंस्ट्रक्शन को चेक करते हैं। इसमें यह इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, अगर पिकल स्विच को अप एंड डाउन करके देखें तो शायद जाम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर जब फर्स्ट ऑफिसर ने मैनुअल बुक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके देखा तो इसे बात नहीं बनी। एवं यहाँ तक कैप्टन ने इस सूट के सैंडल को आगे पीछे करके देख लिया, फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। दोनों क्रू के प्रयास करने के बाद जब सारे पैतरे फेल हो गए तो दोनों पायलटें मिलकर विमान को योग के सहारे विमान को मैनुअली ही 1 घंटा और 22 मिनट तक कंटिन्यू उड़ाते रहे। लेकिन मैनुअली फ्लाई करने में फर्स्ट ऑफिसर को बहुत ही ज़्यादा शरीर का ताकत लगाना पड़ रहा था, क्योंकि इस योग को पीछे की तरफ खींच कर रखने में लगभग 50 पाउंड का फोर्स लग रहा था। उड़ान के लगभग 2 घंटे के बाद कैप्टन दोबारा से ऑटो पायलट को रिंगेज करके देखते हैं तो ऑटो पायलट तो रिंगेज हो जाती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। इसलिए कैप्टन सिएटल में बैठे डिस्पैचर कंट्रोलर से कांटेक्ट करके अपना सारा सिचुएशन बताते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग करने का भी परमिशन मांगते हैं। डिस्पैचर कंट्रोलर ये बताते हैं कि यहाँ भी फ्लो प्रॉब्लम है। डिस्पैचर कंट्रोलर का मतलब ये था कि यहाँ भी जगह नहीं है, आप दूसरे लॉस एंजल्स एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट हो जाओ, वहाँ मेंटेनेंस फैसिलिटी भी अच्छी है। इसके बाद कैप्टन वही करते हैं, विमान को सीधा लॉस एंजल्स के लिए मोड़ लेते हैं। डिस्पैचर कंट्रोलर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में अंतर होता है।
हर एयरलाइन कंपनी के पास अपना अपना डिस्पैचर कंट्रोलर होता है जो कि फ्लाइट प्लानिंग, फ्लाइट शेड्यूलिंग, फ्लाइट परफॉर्मेंस, वेदर रूट डाटा की प्लानिंग इनके अंडर में होता है। सो अगर मैं यहाँ एक लफ्ज़ों में कहूँ तो हर फ्लाइट का सेफ्टी का जिम्मा इनके हाथ में होता है। अब रही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हर एक फ्लाइट को दूसरे फ्लाइट से सेपरेट एल्टीट्यूड और सेपरेट डिस्टेंस पे रखते हैं। लेकिन पायलट चाहे तो हवा में बैठे बैठे डिस्पैचर कंट्रोलर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मेंटेनेंस इंजीनियर से आसानी से बात कर सकते हैं। सो विमान को लॉस एंजल्स की तरफ मुड़ने के तकरीबन 10 मिनट बाद कैप्टन लॉस एंजल्स में बैठे मेंटेनेंस इंजीनियर से कांटेक्ट करके अपना सारा मसला बताते हैं। जवाब में मेंटेनेंस इंजीनियर कैप्टन से पूछते हैं कि आपने पिकअप स्विच और सूटकेस हैंडल को मूव करके देखा है। कैप्टन जवाब देते हैं हाँ, मैंने ये सारा चीज ट्राई करके देख लिया है, फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। अब ये फ्लाइट लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मील दूर थी, इसलिए कैप्टन अब फ्लाइट को ऑटो पायलट में नहीं बल्कि मैनुअली नीचे उतारने वाले थे। कैप्टन पहले फर्स्ट ऑफिसर को समझा देते हैं फ्लाइट बहुत तेजी से नीचे जाएगी, इसलिए आप योक को पूरी ताकत के साथ पकड़े रहना। इतना कहने के बाद कैप्टन जैसे ही ऑटो पायलट को बंद करते हैं, एक झटके के साथ फ्लाइट का नोज झुकने लगती है। लेकिन दोनों पायलट पूरी ताकत के साथ योक को अपनी ओर खींचकर रखे हुए थे, इसलिए फ्लाइट कुछ हद तक कंट्रोल में थी। लेकिन ऑटो पायलट के डिसएंगेज करने के ठीक 10 सेकंड बाद इस विमान का कंट्रोल अचानक से पूरी तरह से खो जाता है और बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। लगभग 8 सेकंड में यह विमान अपना 8000 फीट खो देती है। पर पायलट के बहुत कोशिश करने के बाद लगभग 23,000 फीट पे फिर से यह विमान कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन यह सिलसिला सिर्फ 7 सेकंड तक ही चलता है, मतलब कि डाइव करने के बाद फ्लाइट सिर्फ 7 सेकंड तक ही पायलट के कंट्रोल में होता है। लेकिन ठीक 7 सेकंड के बाद फिर से यह विमान अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देती है और ये थर्ड डाइव थी, जिसके बाद दोनों क्रू के लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये इस विमान का नोज ऊपर से नहीं उठ पाता। लेकिन इस वक्त कैप्टन को एक आइडिया सूझता है। वो विमान को पूरी तरह से 180 डिग्री रोटेट करके अपसाइड डाउन कर देते हैं और योक को आगे तरफ पुश करते हैं ताकि विमान का नोज सीधा हो जाए। और ऐसा हुआ भी। फ्लाइट का नोज सीधा हो ही रही थी कि तभी दोनों इंजन फेल हो गए और इसके बाद अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 261 पानी की सतह से टकराकर पैसिफिक ओशन की गहराइयों में समा गई और इसमें सवार सभी लोग समुद्र में ही इसी विमान के साथ दफन हो गए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एक्मी नट में अच्छे से ग्रीसिंग नहीं हुई थी, जिसके कारण इस एक्मी नट में लगा मेटल स्ट्रिप जैक स्क्रू से लिपट गई थी और इसी कारण जैक स्क्रू बार बार जाम हो रही थी। लेकिन थर्ड डाइव के वक्त एक्मी नट में इतना ज्यादा फोर्स पड़ा कि एक्मी नट ही टूट के अलग हो गई, जिसके कारण जैक स्क्रू पूरी तरह से फ्री होकर ऊपर की तरफ मूव कर गई और जैक स्क्रू के साथ अटैच वर्टिकल स्टेबलाइजर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी और इसी डिफ्लेक्शन के कारण विमान का नोज झुकने लगी और झुक रही थी। जैक स्क्रू की हेल्प से ही वर्टिकल स्टेबलाइजर ऊपर नीचे मूव करके अपना नोज का एंगल बदलती है।